पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं सुरभि लेके आई हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके के मैं केमिस्ट्री के भी वीडियोस लाने वाली हूँ, इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने लेसन नंबर 4 पे। ठीक है, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध बताइए। ठीक है, किसी दृढ़ पिंड के आघूर्ण अक्ष के परितः कोणीय वेग मतलब कि कोणीय वेग ओमेगा और परिवर्तन की दर मतलब कि डेल्टा टी पिंड का कोणीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, इसे हम अल्फा से प्रेजेंट करते हैं, ये होता है हमारा अल्फा। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर इसका मात्रक बताएंगे तो मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि डेल्टा ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, रेखीय त्वरण क्या होता है अल्फा रेखीय त्वरण होता है ए इक्वल्स टू हो जाता है आर अल्फा। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण तथा जड़ता आघूर्ण में क्या संबंध है। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा व व्यंजन व मात्रक लिखिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब इसके इन दोनों में संबंध क्या है। बल आघूर्ण टॉ इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। ठीक, अल्फा जो होता है कोणीय त्वरण होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कोणीय त्वरण ओमेगा जो होता है वो कोणीय वेग होता है। अगर हम घूर्णन गतिज ऊर्जा का मात्रक निकालेंगे तो ऊर्जा है तो उसका मात्रक जूल होगा ही। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि किसी घूर्णन अक्ष के परितः मतलब जो कोई भी घूर्णन अक्ष है उसके अक्ष के परितः मतलब चारों ओर घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना कार्य करे। ठीक है, तो उस पिंड का कोणीय संवेग जो होगा एक समान रहेगा। मतलब कोई भी पिंड है एक नियत वेग से घूम रहा है, अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो वो एक नियत वेग से ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो उस नियत वेग को ही हम कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसे हम जे इक्वल्स टू आई ओमेगा लिखते हैं जो कि एक नेतांक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम द्रव्यमान व तथा आर त्रिज्या का एक गोलाकार पिंड क्षैतिज तल से थीटा ढलान वाले नत तल पर लुढ़कता है। मतलब ये एक तल है, ठीक है, ढलान है एक टाइप से, इस पे ये आर त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके रेखीय त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना एम द्रव्यमान का एक गोल परिच्छेद वाला पिंड थीटा कोण पर झुके अनंत तल पर लुढ़क रहा है। ठीक है, ये थीटा कोण है, थीटा कोण बनाता हुआ झुका हुआ तल है। ठीक है, तो ये इस पे कोई पिंड है नीचे की ओर लुढ़क रहा है। ठीक है, इस पे नीचे की साइड मतलब जो पृथ्वी की साइड जो बल लगेगा वो mg लगेगा, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसलिए mg नीचे की साइड बल लगेगा। तथा ये बल जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक, एक तो उस पार्ट में जिस पे ये फिसल रहा है mg साइन थीटा और एक नीचे की साइड, ठीक है, mg कॉस थीटा। ठीक, तथा ऊपर की साइड इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य करेगा n। ठीक है, तो ये n जो होगा वो mg cos थीटा के अपोजिट कार्य करेगा, इसलिए ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, n यहाँ पर प्रतिक्रिया बल है एक। ठीक है, और ये mg साइन थीटा के अपोजिट एक और बल कार्य कर रहा है f। ठीक है, तो इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये माइनस हो जाएगा और ये ma के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर त्वरण a है, ठीक है, लुढ़कते हुए पिंड का। ठीक है, चूंकि पिंड तल पर लुढ़क रहा है अतः घूर्णन व रेखीय दोनों गति करता है। ठीक है, मतलब सीधी रेखा में भी जा रहा है और घूमता हुआ भी जा रहा है, तो घूमता हुआ जा रहा है इसलिए वो घूर्णन है और सीधी रेखा में जा रहा है वो इसलिए रेखीय गति है। ठीक है, पिंड के लुढ़कते समय घर्षण बल F भी कार्य करेगा। पिंड पर एक बल आघूर्ण टॉप आरोपित होगा जिसके कारण, ठीक है, जब घर्षण बल लगता है तो उसमें बल आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा टॉ इक्वल्स टू FR और हमें पता है टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा होता ही है। ठीक है, तो आई क्या है, यहाँ पे आई जो है जड़त्व आघूर्ण है और अल्फा जो है कोणीय त्वरण है। ठीक है, कोणीय त्वरण है, इस वजह से इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि टॉ इक्वल्स टू FR हो जाएगा, टॉ इक्वल्स टू FR और टॉ इक्वल्स टू IR, दोनों वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F इक्वल्स टू आई अल्फा अपॉन R। ठीक है, अगर हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू रख दें तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू हो जाता है A अपॉन R,
ए इक्वल टू हो जाता है, ए इक्वल टू होता है आर अल्फ़ा, ठीक है। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर, ठीक है। और आर यहाँ पर जब हम अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो ए अपॉन आर हो जाएगा, और आर एक है ही, तो ये हो जाएगा आई ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये एफ़ की वैल्यू आ गई। इस एफ़ की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे, ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब जब इसमें रख लेंगे ये वैल्यू को, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको एक साइड ले जाएंगे, एक साइड ले जाने पर इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लेंगे और एम भी कॉमन ले लेंगे, और यहाँ एम है नहीं तो इसलिए इसके नीचे चला जाएगा और ये एम ए आ जाएगा, ठीक है। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी साइन इक्वल्स टू ए 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 सेंटीमीटर 2 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक डिस्क अपने अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए 10 चक्कर पर सेकंड लगाती है, ठीक है। अब घूर्णन अक्ष की गतिज ऊर्जा निकालनी है और 30 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बलाघूर्ण निकालना है, ठीक है। हमें पता है कि द्रव्यमान एम 2 किलोग्राम दिया हुआ है, 10 त्रिज्या दी हुई है, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दी है तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और चक्करों की संख्या दी हुई थी, ठीक है, 10, तो इसको हम एन में चेंज करेंगे, चक्कर बटे पाई होता है तो 10 अपॉन पाई हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है। और हमें पता है घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है तो ये अक्ष के परितः है, त्रिज्या के परितः हो जाएगी, डिस्क जो होता है गोल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आर प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और आई इक्वल्स टू होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एन, तो ओमेगा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर का मतलब इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, एम की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, आर की वैल्यू स्क्वायर कर दी, ठीक है। ये 2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, इसी तरीके से पाई वगैरह रख लिया, एन की वैल्यू रख ली, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2J, मतलब कि जूल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके, कह रहा है कि 30 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल, ठीक है। हमें पता है कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है और जब रुकती है, ठीक है, तो वो बाद में 0 हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है, हमें पता है जैसे न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार हमें पता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। प्रारंभिक वेग u होता है, वहाँ पे अंतिम वेग v होता है। जब गाड़ी को हम बाद में रोकते हैं या कोई भी चीज़ चलती हुई चीज़ है उसको हम बाद में रोकते हैं तो अंतिम वेग 0 होता है। इसी तरीके से जब 30 सेकंड बाद वो रोकेगा तो यहाँ पर प्रारंभिक कोणीय वेग तो वैल्यू हो जाएगी जो हमें पता है 2 पाई एन होती है, ठीक है। पर जो अंतिम कोणीय वेग है वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। ओमेगा नॉट जो है वो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक कोणीय वेग है, ठीक है। क्या है, प्रारंभिक कोणीय वेग, ठीक है। तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगी 2 पाई एन हो जाएगा, पर अंतिम वेग जो होगा वो हो जाएगा आपका 0, कोणीय वेग अंतिम कोणीय वेग इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि 30 सेकंड बाद वो वैल्यू रुक गई, अरे जो भी चीज़ चल रही है वो रुक गई, ठीक है। तो इसलिए अंतिम वेग 0, ये हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, तो ये 0 रख लेंगे, बाकी इन सब की वैल्यू रख लेंगे क्योंकि ओमेगा नॉट को हमने लिया है 2 पाई एन, ठीक है। एन की वैल्यू रखी, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, सारी वैल्यू को सॉल्व किया तो -2/3 आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। ये तो हमने निकाला कोणीय त्वरण, ठीक है, कोणीय त्वरण निकाला, ठीक है। अभी हमने कोणीय त्वरण निकाला है और अब हम निकालेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, तो हमें पता है कि वैल्यू ये हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। और ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली है, इसकी वैल्यू रख देंगे, एम आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो -6.67 × 10⁻³ न्यूटन मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे।
कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, कह रहा है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल लागू ना कार्य कर रहा हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग एक समान रहता है। मतलब कि कोई वस्तु है एक जगह घूम रही है, अगर उस पर कोई बाह्य बल लागू ना लगाया जाए तो वो एक नियत वेग से ही घूमती रहेगी, मतलब उसमें एक कोणीय संवेग जो होगा वो एक समान रहेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये जे इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू नियतांक हो जाएगा। इसे ही हम कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। माना कि जैसे ये पॉइंट है, पहला उदाहरण है कि माना घूमते हुए स्टूल पर खड़े व्यक्ति के हाथ में कोई डंबल दे दिया, मतलब कोई भी वेट दे दो, कुछ ज़्यादा भारी वेट। जब व्यक्ति अपने हाथों को फैला लेता है तो स्टूल की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, क्योंकि त्रिज्या जो होती है उसकी फैल जाती है। घूर्णन अक्ष से दूरी मतलब कि उसके शरीर से उसके डंबल की दूरी, मतलब जो कोई भी चीज़ है उसकी वेट की दूरी जो है बढ़ जाएगी। जब शरीर से उसके वेट की दूरी बढ़ जाएगी तो वहाँ उसका वेग जो होगा वो धीरे जाएगा, मतलब उसकी घूमने की स्थिति जो होगी जीरो हो जाएगी। इससे जड़त्व आघूर्ण आई बढ़ जाता है, वह कोणीय वेग ओमेगा भी घट जाएगा। ठीक है, यदि हाथों को समेट लेगा तो वो फिर गति क्या होगी, तेज हो जाएगी। इसी तरीके से जब कोई भी व्यक्ति स्विमिंग पूल में कूदता है तो वो अपने शरीर को मोड़ लेता है, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण आई जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिससे कोणीय वेग उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि डोरी से बंधे एक गेंद को, ठीक है, माना कोई डोरी है उसमें एक गेंद को बांध दिया, उसे वृत्त में चक्कर पूरा करने में 8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो यदि डोरी खींचकर वृत्त की त्रिज्या को 1/4 कर दे, ठीक है, तो उसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लीजिए पहले समय लग रहा है T1 = 8 सेकेंड। ठीक है, उसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 = R है। अब त्रिज्या को काट कर, मतलब त्रिज्या को छोटा कर दिया, 1/4 कर दिया है, मतलब पहली त्रिज्या का। ठीक है, तो R2 ये हो गया, तो RT2 निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि जब ये कोणीय वेग से घूमेगा, मतलब ये घूमता है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होता है, J1 = J2 इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि नियत होता है, तो J1 की वैल्यू हो जाएगी I1 ω1 और J2 की वैल्यू हो जाएगी I2 ω2, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, I की वैल्यू रख देंगे mr², I2 की भी वैल्यू रख देंगे mr² करके। तो I1 है तो m1r1 और I2 है तो m2r2। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π/T1 और ओमेगा2 की भी वैल्यू हो जाएगी 2π/T2। सारी वैल्यूज़ को देखने पर यहाँ क्या हो जाएगा, m1 m2 इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर वेट को इक्वल बताया गया है, क्योंकि डोरी गेंद तो उतनी ही वेट की होगी जितनी वेट की पहले थी। ठीक है, तो m1 m2 इक्वल है, इसलिए m1 m2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। वहाँ क्या बचेगा, 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा R1² / T1/T2। अगर हम यहाँ से T2 की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा T2² T1² सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर सारी रखने के बाद 8 दूनी 16, 1/2 आ जाएगा, तो T2 की जो होगी हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण व परिभ्रमण त्रिज्या की परिभाषा दीजिए तथा दोनों का भौतिक महत्व भी समझाइए। ठीक है, कह रहा है कि सरल रेखीय समान गति में न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब कि जिस स्थिति में वो घूमती है उसका विरोध भी करती है। और जिसका मतलब कोई भी वस्तु जब भी अपने अक्ष के परितः चलती है या घूमती है, कुछ भी करती है, या उसमें वो जो भी परिवर्तन होता है उसमें एक विशेष गुण ये भी होता है कि वो उसका विरोध करती है। ठीक है, तो इसे ही हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, रेखीय गति में जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जब जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, मतलब जिसका वेट ज़्यादा होता है, भार ज़्यादा होता है, उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अर्थात उसमें विरोध करने की क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वस्तु के किसी कण का जड़त्व आघूर्ण वस्तु के द्रव्यमान एवं उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब कि उसके द्रव्यमान तथा जड़त्व आघूर्ण से दूरी, मतलब द्रव्यमान m तथा दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। तो I = फॉर्मूला बन जाता है mr²। ठीक है, माना जब कोई भी वस्तु घूमती है, मूव करती है, तो वो छोटे छोटे अन्य कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पिंड के लिए माना m द्रव्यमान का एक पिंड AB के अक्ष के परितः घूम रहा है। ठीक है, माना पिंड अनंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिस पर उनका द्रव्यमान m1 m2 m3 mn तक होता है, और उसकी त्रिज्याएं भी A से B तक की दूरी में R1 R2 Rn तक हो जाएगी। ठीक है, तो पहले कण के कारण जड़त्व आघूर्ण I1 = m1r1² हो जाएगा, दूसरे कण के कारण जड़त्व आघूर्ण I2 = m2r2² हो जाएगा, तीसरे कण के कारण m3r3²,
इसी तरह के आई एन के कारण हो जाएगा mn/rn²। ठीक है, तो कुल जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, मतलब पूरे वस्तु का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, I=I1 और I1 + I2 + I3 IN तक सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब हमें ये पता है कि जब भी कोई वैल्यू कई पदों में होती है जैसे x1, x2, x3, तो हम इसको लिख देते हैं, सॉरी ये समीशन लगा हुआ नहीं, x1, x2, x3 प्लस में रहती है तो उसको हम समीशन लगा के लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है n तक, 1 2 3 n तक वैल्यू है। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज करके लिख देंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा I=∑mr²। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब आते हैं, ये आपको कुछ डायग्राम दिया हुआ है उसी का। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये मान लीजिए दूरी थी, इसकी त्रिज्या थी m1 m2 m3 की। ठीक है, उसके बाद आते हैं जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, kg/m²। ठीक है, तथा जड़त्व आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, ml2। जड़त्व आघूर्ण एक भौतिक राशि है जो ना तो सदिश है और ना ही अदिश है। ठीक है, बल्कि एक प्रदिश है। ठीक है, टेंसर ऐसी भौतिक राशि को कहते हैं जिसमें अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है, मतलब हर पॉइंट अलग अलग दिशाओं में मूव करता है। ठीक है, इसलिए उसको टेंसर बोलते हैं, ना स्केलर बोलते हैं ना वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आते हैं, अब कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व देख लेते हैं, क्या क्या होता है इसका भौतिक महत्व। कह रहा है कि जब किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन अक्ष में वही कार्य करता है। कह रहा है कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में वही कार्य करता है जो पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गति में करता है। मतलब कि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसकी घूर्णन गति में, मतलब उसके घूमने की गति में वही कार्य कर रहा है कि जब कोई वस्तु को हम रेखीय गति में मूव कराते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्क करता है वह। ठीक है, तो कह रहा है कि क्योंकि पिंड का द्रव्यमान रेखीय गति में पिंड के जड़त्व को मापता है, अतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में पिंड के जड़त्व को मापता है। ठीक है, उसमें किस में नापता है, उसके जड़त्व को नापता है। द्रव्यमान रेखीय गति में जड़त्व को नापता है और इसमें ये घूर्णन गति में जड़त्व को नापता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण को घूर्णन जड़त्व भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण को हम घूर्णन जड़त्व भी कहते हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे मूव भी करती है। ठीक है, यहाँ जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व है, यही क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व है। ठीक है, कह रहा है कि किसी पिंड के जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में एक अंतर ये भी है कि पिंड का जड़त्व पिंड के केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, परंतु किसी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान के साथ साथ घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। मतलब कि वो किस किस दिशाओं में घूम रहा है या मूव कर रहा है उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है कि यदि दो समान द्रव्यमान के और आकार के समान द्रव्यमान तथा समान आकार के पहियों में एक पहिया ठोस ले लेते हैं और एक पहिया हम खोखला ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों को ही क्या करते हैं, एक समान गति से घुमाते हैं। ठीक है, जब एक समान वेग से घुमाएंगे तो क्या होगा, खोखला पहिया क्या होगा, ज़्यादा देर तक घूमता रहेगा। ठीक है, और ठोस पहिया क्या होगा, ये खोखला पहिया है, ये ठोस पहिया है। ठोस पहिया जो होगा वो काफ़ी थोड़ी देर घूम के ही रुक जाएगा और खोखला पहिया जो होगा वो काफ़ी देर तक घूमता रहेगा। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि उसमें खालीपन होता है और जिसके कारण उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, कह रहा है कि खोखले पहिए का जड़त्व आघूर्ण ठोस की पहिए की अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण वो मूव करता रहता है। इसलिए इन पहियों में घूर्णन गति प्रारंभ करने के लिए खोखले पहिए व अधिक बल τ=I α लगाना पड़ेगा। ठीक है, यदि दोनों पहियों को घुमा कर छोड़ दें तो खोखला पहिया अधिक देर तक घूमता रहेगा। यही कारण है कि मोटर कार, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, बैलगाड़ी, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उन सब में जो भी पहिए लगे होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, अगर भारी होंगे तो वो चलेंगे ही नहीं, मूव ही नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है, घूर्णन त्रिज्या व परिभ्रमण त्रिज्या। कह रहा है कि किसी पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित मान लें। ठीक है, कह रहा है कि किसी पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को किसी एक बिंदु पर मान लें केंद्रित। ठीक है, तो जिसकी घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी हो
कि दूरी के वर्ग को, कह रहा है कि घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इतनी हो कि दूरी के वर्ग को, मतलब दूरी का मतलब मान लो दूरी r है तो उसके वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्राप्त हो जाए। मतलब कि उसका द्रव्यमान और उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल को हम जड़त्वाघूर्ण कहें। ठीक है, तो इस दूरी को घूर्णन अक्ष के सापेक्ष पिंड की घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसे हम k से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे k की r की जगह हमने त्रिज्या को k माना है। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन एम। ठीक है, और अगर k निकालेंगे तो k हो जाएगा अंडर रूट आई अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, k क्या यहाँ पे कह रहा है, k को ये कह रहा है कि घूर्णन त्रिज्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या दिया नहीं है, यहाँ पर क्या निकालना है, परिभ्रमण त्रिज्या k। ठीक है, यहाँ पर इसलिए त्रिज्या को इसने k माना है। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी पिंड, यही कह रहा है कि किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान की निष्पत्ति का वर्गमूल उस पिंड की घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। मतलब अंडर रूट आई अपॉन एम को ही हम घूर्णन त्रिज्या k कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, एक उदाहरण से बताइए। ठीक है, कोणीय संवेग जिस प्रकार से रेखीय गति में, मतलब एक सीधी रेखा में की गति में कण के द्रव्यमान m तथा रेखीय वेग v के गुणनफल को कण का संवेग कहते हैं। मतलब कि p इक्वल्स टू mv कहते हैं। p क्या हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष के परितः कण के रेखीय संवेग के गुणन को कण का कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा p इक्वल्स टू ओमेगा, कोणीय संवेग। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर कोणीय संवेग, ये रेखीय संवेग p है, कोणीय संवेग j होता है ठीक है, तो कह रहा है कि j अथवा l द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको या तो j लिख लीजिए या तो l लिख लीजिए। ये एक अक्षीय सदिश है। ठीक है, अर्थात इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। मतलब कि जिस दिशा में वो घूम रहा है उसके अनुदिश होती है। ठीक है, इसकी परिभाषा के अनुसार आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है j इक्वल्स टू p इंटू r बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम या तो j से प्रेजेंट कर सकते हैं या तो इसको हम l से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा p इंटू r। माना m द्रव्यमान का एक पिंड अनंत सूक्ष्म कणों से, मतलब m1 m2 mn से निकलकर बना है। इन कणों की दूरियां क्या होगी अक्ष से, r1 r2 rn तक हो जाएगी। माना दृढ़ पिंड से x अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग मतलब चाल ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, माना पिंड का द्रव्यमान m1 है, रेखीय वेग v1 है, तो घूर्णन अक्ष से दूरी उसकी r1 हो जाएगी। उस पर से रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, p1 इक्वल्स टू m1 v1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम p1 की वैल्यू निकालेंगे m1 v1, तो इस पॉइंट पर मतलब पहले बिंदु पर जो रेखीय संवेग होगा j, ठीक है, ये j1 हो जाएगा। j1 इक्वल्स टू p1 r1 हो जाएगा। फिर यहाँ से p1 की वैल्यू रख देंगे और हमें पता है v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, तो v1 की वैल्यू हो जाएगी r1 ओमेगा, ओनली ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ओनली ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे। इसी तरीके से r1 मिलके r1 स्क्वायर हो जाएगा, तो j1 इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। इसी तरीके से सभी पॉइंट के लिए ये हो जाएगी। j2 के लिए m2 r2 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। इसी तरीके से हम jn तक निकाल लेंगे। jn तक निकालने के बाद हम टोटल कोणीय संवेग निकालेंगे, तो j इक्वल्स हो जाएगा j1 प्लस j2 प्लस jn तक हो जाएगा। इन सब की वैल्यू को रखेंगे। अभी हमने बताया था कि जब कोई भी वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस मतलब x1 x2 x3 xn तक होता है तो हम उसको समीशन लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको भी समीशन लगा के लिख सकते हैं। तो ओमेगा सभी कणों के लिए समान होता है, इसलिए हम ओमेगा को बाहर रख देंगे। और इतना अभी हमने पीछे जड़त्वाघूर्ण निकाला था आई इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर, समीशन mr स्क्वायर, इसको हम आई लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा j इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, कोणीय संवेग का मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, तथा इसका विमेय सूत्र अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा ml2t-1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, हम जानते हैं कि घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड के कोणीय संवेग की दर उस पिंड पर लगने वाले बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो डेल्टा j अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू टॉ हो जाएगा। ठीक है, और टॉ इक्वल्स टू 0 लें यदि,
तो डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, समय शून्य नहीं होता है, ठीक है। तो जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वहाँ पे, नियत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जे कभी टी कभी भी शून्य नहीं होता, ठीक है। डेल्टा टी या डी टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए वहाँ पर जे इक्वल्स टू शून्य हो जाएगा, जिसको हम जे इक्वल्स टू आई ओमेगा भी मान सकते हैं, अभी हमने पीछे निकाला है। तो कह रहा है कि यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है, यह कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। अर्थात यदि किसी पिंड के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट हो जाएगा। कोई वस्तु किसी वेग से घूम रही है या कोणीय संवेग से घूम रही है तो उसी कोणीय संवेग से घूमती रहेगी या कोणीय वेग से घूमती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उस दिशा में कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, वो आपका नियत हो जाएगा, ठीक है। तो घूर्णन करते किसी पिंड के लिए जब कोई भी वस्तु घूर्णन कर रही है मतलब घूम रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जे इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 या फिर IF ओमेगा F, ठीक है। तो I पिंड का प्रारंभिक हो जाएगा, F पिंड का अंतिम वेग हो जाएगा या अंतिम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IF इज ग्रेटर देन I स्मॉल आई और ओमेगा F इज स्मॉल देन ओमेगा I1, ठीक है। अर्थात यदि निकाय का जड़त्वागुण I बढ़ता है तो कोणीय वेग घट जाएगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है, तथा I बढ़ेगा तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। ये हमारा इस पॉइंट से शो हो रहा है। मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जब कोई तैराक स्विमिंग पूल में ड्राइविंग बोर्ड से कूदता है, ठीक है, तो प्रारंभ में वह अपने हाथ पैर फैले रहते हैं, परंतु जब हवा में कलाबाजी दिखाता है तो उसके हाथ पैर सिकोड़ लेता है, जिससे उसका जड़त्वागुण क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसका कोणीय वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। जड़त्वागुण कम हो जाता है तथा कोणीय वेग वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है कोणीय वेग, जिससे वह हवा में सुगमतापूर्ण कलेता मतलब घूम लेता है, जो भी उसकी वो करनी होती है कलाबाजी, ठीक है। तो जल में गिरने से कुछ क्षण पहले वह शरीर को पुनः सीधा कर लेता है, जिससे I बढ़ जाता है और ओमेगा क्या हो जाता है, वहाँ घट जाता है, ठीक है। ये थे कुछ लेसन नंबर 4 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।